दोस्तों लास्ट वीडियो में हम 2009 के ला का क्वेश्चन का 84 तक देख चुके थे। अब 84 से आगे देखते हैं और यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीटेशन उसका हो रहा है। तो यह मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से देख के जाइए, तो 40% आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा बिना कोई मेहनत किए हुए। अब देखते हैं टॉर्ट का चल रहा अभी 85 देखते हैं। 85 में कहता है ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस वाज गिवन बाय पुलॉक। पुलॉक क्या है? एक ला का विद्वान है, जूरिस्ट जिसको बोलते हैं। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज बेलमेंट। ठीक है, प्लेज दिया जाता है लोन वगैरह लेने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी में, मॉर्गेज दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लोन वगैरह लेते हैं तो गिरवी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रख लेते हैं कि यदि लोन नहीं चुका पाया तो ये मॉर्गेज जो ज़मीन है वो रह जाएगा। ज़्यादा अमाउंट है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, कम अमाउंट है तो प्लेज लिया जाता है। हाइपोथेकेशन होता है कि एक तरह से मतलब गाड़ी वगैरह रखते हैं, गाड़ी पे लोन लेते हैं या गाड़ी लोन पे जो दिया जाता है तो वो गाड़ी रहता है बैंक का ही, और बैंक लोन पे देती है गाड़ी। यदि आप लोन नहीं चुकाए तो बैंक वो गाड़ी वापस ले लेगी। तो गाड़ी यूजर के कब्जे में रहता है, बैंक के कब्जे में नहीं रहता है, लेकिन बैंक का वो गाड़ी है जब तक आप लोन नहीं चुकाए तो। और डिफ़ॉल्ट किए, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट वो गाड़ी आपसे बैंक ले लेगी, उसको बोलते हैं हाइपोथेकेशन। तो ये 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन है बेलमेंट। बेलमेंट क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट। उसके बाद 87 में कहता है टॉर्ट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ विच ओरिजिनेटेड इन अमेरिका। है ना, अभी भी टॉर्ट लॉ इंडिया में नहीं लाया गया, नहीं चल रहा, अमेरिका का है वही चल रहा है इंडिया में भी। क्वेश्चन 88, रिमेडी इन केस ऑफ टॉर्ट इज कंपनसेशन इन मनी डैमेजेज दिया जाता है। ठीक है, यही टॉर्ट में डिमेडीज है। ग्लूकेस्टोर ग्रामर स्कूल केस इज अबाउट डैमून साइन इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट इंजूरी। डैमेज विदाउट इंजरी हुआ है तब भी आपको टॉर्ट में कंपनसेशन देना है। यदि टॉर्ट में कंपनसेशन मांगते हैं तो कोई जेल नहीं जाएगा। डिफेमेशन में यदि टॉर्ट का केस करते हैं तो जेल नहीं जाएगा, पैसा देगा। यदि क्रिमिनल केस करते हैं, आईपीसी के तहत करते हैं तो वो जेल जाएगा, और कुछ जज जितना चाहे वो कंपनसेशन भी दे सकता है, लेकिन 6 महीना का जेल जाएगा वो। इंजूरिया साइन डैमेज क्या होता है? इंजूरी विदाउट डैमेज, इंजूरी तो हुआ लेकिन डैमेज नहीं हुआ, तो इंजूरिया साइन डैमेज। साइन मतलब विदाउट, और डैमेज विदाउट इंजूरी मतलब डैमनम मतलब डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब विदाउट इंजूरी। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस टॉर्ट में है। उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी होता है कि डैमेज विदाउट इंजूरी हो या इंजूरी विदाउट डैमेज हो, टॉर्ट में आपको देना ही देना है कंपनसेशन। नेक्स्ट, ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सब वाइड नहीं हो सकता, लेकिन जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट इन द आई ऑफ लॉ है ही नहीं वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन, है ना, वन विच कैन बी इन्फोर्स्ड एट ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी, है ना, तो उसको बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हाफ कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स जो एग्रीव्ड पार्टी हो चाहे तो उसको इन्फोर्स कराए और न चाहे तो उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता है। वेयर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज गिवन बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। बाय मिस्टेक कंसेंट दिया गया तो दोनों पार्टी के बाय मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वाइड होगा। एक पार्टी बाय मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइडेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी एट ए प्राइस विच बी मे बी एबल टू पे, द एग्रीमेंट इज वैलिड। अब जानबूझ करके आप किसी से कम पैसा लेकर कोई वस्तु बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो कहता है कि ए बी को कार दे रहा है
और उतने ही प्राइस पे कि जितना तुम इसको पैसा दे दो और लेकर जाओ ये कार को, तो वैलिड सेल होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा, वैलिड सेल डीड होगा ये। उसके बाद विच नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज डिफेंस इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट। तो ए टैक्स पेयर कैन नॉट बी यूज्ड एज डिफेंस इन एक्शन फॉर टॉर्ट। ए टैक्स पेयर डिफेंस नहीं दे सकता है ना टॉर्ट में। ये एन एक्ट ऑफ स्टेट तो कैन नॉट बी यूज फॉर डिफेंस इन एक्ट ऑफ टॉर्ट, तो टॉर्ट में डिफेंस लग सकता है। एक्ट ऑफ स्टेट था इसलिए डैमेज नहीं दूंगा, जुडिशियल एक्ट था इसलिए डैमेज नहीं दूंगा, स्टेटरी अथॉरिटी है इसलिए डैमेज नहीं दूंगा। लेकिन टैक्स पेयर ये नहीं बोल सकता कि टैक्स में नहीं दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इज ए केस लॉ रिलेटिंग टू विकैरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल ड्यूटी को कह रहा कोई डैमेज हो गया किसी पार्टी को, तो पार्टी डैमेज क्लेम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से डैमेज ले सकती है। ये है विकैरियस लायबिलिटी। तो ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा विद्यावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। ए पर्सन हु सप्लाइज necessaries to a minor is entitled to be reimbursed from the property of the minor on the basis of a क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है ना। उसके बाद क्योंकि माइनर है तो माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो माइनर के गार्जियन से ले सकता है। ठीक है। माइनर ओनली बेनिफिट लेगा, कोई भी लॉस वो नहीं सहेगा। नेक्स्ट, ऑन वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। वैलिड परफॉर्मेंस हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी का बिटवीन द पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, ए केस ऑफ रेलैंड वर्सेज फ्लेचर में क्या कहा गया, हैज़ लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफ लैंड ऑनर। लैंड ऑनर का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि बगल वाले लैंड में कोई भी डैमेज हुआ, क्षति हुआ, किसी का ड्यूटी हो या ना हो, किसी का गलती हो या ना हो, किसी का लायबिलिटी हो या ना हो, उसमें आपको डैमेज देना है। एक बोला है किस केस में, तो रेलैंड वर्सेज फ्लेचर के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस क्या बाइंडिंग है, पहले बाइंडिंग था, अभी बाइंडिंग नहीं है। पहले क्यों था, क्योंकि पहले इंडिया किसका था, ब्रिटेन का। इंडिया पर कौन शासन कर रहा था, ब्रिटेन। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कौन था, लंदन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसलिए बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, तो होगा। लेकिन अभी बाइंडिंग, अब आज के डेट में कुछ बोले तो बाइंडिंग नहीं, क्योंकि इंडिया 15 अगस्त 1947 से लागू नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज नाउ ए सोवरिन कंट्री, सोवरिन स्टेट। सोवरिन स्टेट किसको कहते हैं, दोज स्टेट, दोज कंट्री who can take its own internal डिसीजन itself। इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह का डिसीजन ये अपना कंट्री खुद लेगा। नेक्स्ट है, एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, है ना। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। एग्रीमेंट मेड इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, प्रोफेशन, है ना, मीन्स प्रोसीडिंग कि आप कोई केस नहीं करोगे ऊपर मेरे ऊपर, तो क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट इज वाइड। ठीक है। ए एग्रीड टू सेल हिज स्कूटर विदाउट वर्थ ₹10,000 में बेचना चाहता है बी को। ठीक है। बेचता है फॉर ₹5,000 ओनली। 10,000 की स्कूटी ए ने बी को बेचता है 5,000 में। एज द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्सन द एग्रीमेंट इज वाइडेबल। क्योंकि एक ही पार्टी का कोर्सन हुआ था तो एग्रीमेंट वाइडेबल। एग्रीमेंट होना है विदाउट कोर्सन, विदाउट अनडू इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट पीटीआई, प्रेशर, थ्रेट और इंड्यूसमेंट, है ना। तो वो तभी वह वैलिड कंसेंट या वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। नहीं तो एक पार्टी का इस तरह के किसी तरह से है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, अनडू इन्फ्लुएंस, है ना, मिस्टेक, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों पार्टी का है तो वाइड हो जाएगा।
दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक है तो वाइड, एक पार्टी अंडर मिस्टेक है क्वेश्चन है तो वाइडेबल। ए जनरल प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, ए जनरल प्रोसीजर है फॉर अल्टरेशन of article of association which has the effect of converting a public company into a private company is by passing a special resolution and approval of company law board। कहता है इसका कि ये जनरल प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम होता है। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम वो कंपनी की स्थापना के विषय में बताता है, सारे ला कानून प्रोसीजर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी हाउ टू वर्क, व्हाट इज टर्म एंड कंडीशन, किस पर्पस के लिए स्थापित हो वही काम करेगा। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। जुरिडिक्शन एरिया ये वो, पेक्यूनियरी एरिया वगैरह वगैरह, कितना स्टाफ रहेगा, कितना मैनेजरियल रहेगा, ये वो सब कुछ बताएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो उसको चेंज कर रहा है, तो चेंज करना है द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ये पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बनाना है, तो स्पेशल रेजुलेशन अप्रूव बाय कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। उसके बाद कंपनी लॉ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद अगेन आ गया द केस ऑफ अमरनाथ वर्सेज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी इज अबाउट मेलेशियस प्रोसिक्यूशन, आईपीसी से आ गया। यह टॉट वीक में दोनों में आ जाएगा। उसका विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ रेलैंड एंड फ्लेचर, द एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्शन, तो एक्ट ऑफ गॉड में एक्सेप्शन होगा। मेलिशियस एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर में एक्सेप्शन होगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनेगा। प्लेंटिफ ओन फॉल्ट है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनेगा। पुअर कंडीशन ऑफ लैंड है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन जाएगा। ये ओरली एब्यूजेज बी, ए ने बी को गाली देता है। इट इज़ ए केस ऑफ सिलेंडर, से सिलेंडर मतलब से समथिंग, और उसमें डिफेमेशन होता है तो सिलेंडर बोलते हैं। लाइबल मतलब लिख कर, कोई डिफेमेशन होता है तो उसको लाइबल बोलते हैं, लिख कर। द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 डील विद द इमूवेबल गुड्स ओनली, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ ओनली इमूवेबल, है ना, गुड्स ओनली। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का क्या है, रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है तो सही है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी एन बिजनेस, सही है। पार्टनरशिप कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो सही है। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तो गलत है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, उसमें पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन कंपनी लॉ द्वारा प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ए डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टनर इज वन हु इज नीदर एक्टिव, ए डोरमेंट पार्टनर इज वन हु इज नीदर एक्टिव नॉर आउटसाइडर, नॉट नोन टू आउटसाइडर, तो ये क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म का। ए पर्सन हु रिसीव्स ए negotiable instrument in good faith for valuable consideration is known as holder in due course. A person who receives a negotiable instrument in good faith for valuable consideration is known as holder in due course. ठीक है। A person who receives a negotiable instrument in good faith मतलब एक चेक लेता है गुड फेथ में फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, है ना, कि ये चेक लो, है ना, पैसे के बदले चेक लो और चेक भंजा लेना, तो बोलता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ऑल चेक आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक, तो ये पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है, क्योंकि ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज सही है, लेकिन मान लो कि ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक, तो ये भी सही है, लेकिन ऑल चेक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेक है साइन नहीं मैच कर रहा है, चेक है और किसी तरह से फ्रॉड से बनाया गया है, चेक है
वो होल्डर के पास जिस ड्यू कोर्स ऑफ होल्डर नहीं है वो प्राप्त कर लिया कोर्सन पीटीआई द्वारा, थ्रेड द्वारा, है ना, तो वो चेक हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। जो लाफुल चेक लिया वो बिल एक्सचेंज होगा, लेकिन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होगा, है ना। तो पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि कितना सारा मैच कर रहा है, बहुत सारा है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अगेन इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, केस ऑफ रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेज वीर चंद इज रिलेटेड टू टोटियस लाइबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कस्तूरी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। उसके बाद, ए कंपनी इन विच 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए गवर्नमेंट कंपनी। ए कंपनी इन विच 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाएगा जब 51% गवर्नमेंट का शेयर हो, मतलब मोर देन 50%। अब उसमें मिनिमम 50% अब बोल दिया। और पब्लिक का शेयर हो तो पब्लिक कंपनी, किसी एक व्यक्ति का शेयर हो तो प्राइवेट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज भी कर सकते हैं, कहते हैं। यह स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ए कैपिटल विथ विच द कंपनी रजिस्टर्ड इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये सब्सक्रिप्शन कहाँ होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर सकते हो। तो कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी शेयर बेच सकता है। शेयर खरीदा तो आपको पैसा आएगा। तो ये कंपनी with 51% और मोर शेयर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। यदि प्राइवेट पर्सन का कोई शेयर हो 51% तो वो कहता है प्राइवेट कंपनी। यदि 51% शेयर मोर देन 1% का हो तो वो कहलाएगा पब्लिक कंपनी। 51% गवर्नमेंट का शेयर गवर्नमेंट कंपनी, 51% किसी एक व्यक्ति का शेयर प्राइवेट कंपनी, 51% दो या दो से अधिक व्यक्ति का शेयर तो कहलाएगा पब्लिक कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बार बार सुन लीजिए कि 51% शेयर गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट कंपनी, 51% शेयर किसी एक व्यक्ति का तो प्राइवेट कंपनी, 51% शेयर किसी दो व्यक्ति का, कम से कम दो से अधिक भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, द कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्पिटेंट टू ड्रा ए वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इंसॉल्वेंट है वो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रा नहीं कर सकता, चेक नहीं ले सकता। कंपनी ले सकती है, एजेंट ले सकता है, लेकिन बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट नहीं ले सकता। इंसॉल्वेंट इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इवन। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, कोर्ट डिक्लेयर करा, किसको, जिसका कि लाइबिलिटी इज मोर देन हिज असेट। उसके पास जितना चल अचल संपत्ति उसको जोड़ लीजिए। तो मान लीजिए चल अचल संपत्ति उसका है 10 लाख और कर्जा कितना लिया है 12 लाख का, तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा। 10 लाख है जो उसको बेच करके, जिसका कर्ज लिया है 12 लाख उसको चुका दो, 2 लाख फिर भी रह गया, वो रोड पे आ गया और हाथ पे फंसा दिया, नहीं है फांसी तो दो, नहीं दोगे तो वो डिस्चार्ज होगा। 2 लाख तुमको नहीं देना है, लेकिन तुम अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, कोई भी कर्ज नहीं तुमको मिलेगा, कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से कोई भी बिजनेस आप करने के लिए लोन वगैरह नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विथ पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। क्या होता है उसमें, क्रिमिनल केस सिविल लायबिलिटी दोनों इसमें साथ साथ चलता है। क्रिमिनल केस 6 महीना का जेल और डिसऑनर चेक हो गया तो मान ली 10 करोड़ का डिसऑनर चेक हो गया तो 20 करोड़ उसको पेमेंट करना है। सेक्शन 138 क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी दोनों है। क्रिमिनल लायबिलिटी 6 महीना के जेल जाओ यदि चेक बाउंस कर गया तो, और सिविल लायबिलिटी डबल अमाउंट पे करो। मान लो कि 10 लाख का चेक बाउंस किया है तो 20 लाख अमाउंट पे करना है, या समटाइम मतलब 2.5 गुना मतलब 25 लाख अमाउंट पे करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, तो लोन है, लाइबिलिटी है, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन
इन ए कॉन्ट्रैक्ट और सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन, कौन सा है जो इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट और सेल द कंडीशन है टू फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कि सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उस पर कोई लोन वगैरह नहीं है, तो ये नहीं है। यदि एग्रीमेंट हो गया है तो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन नहीं कि उस पर लोन वगैरह नहीं था। लोन था तो आप चुकाइए, अब बताए क्यों नहीं पहले। पहले जांच करना कोई ज़रूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है ये। इंसॉल्वेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक एनी लोन बट डिफर्ड ऑन क्रेडिटर, उधार वाला सेलर कैन नॉट स्टॉक गुड्स in transit even buyer become insolvent because buyer is absolute owner but cannot stop goods in transit even buyer become insolvent because buyer, जैसे कि लास्ट में देख चुके हैं, मान लो कि बायर किसी सामान को खरीद लिया उधार में, तो उधार अब इंस्टॉलमेंट हो गया तो पैसा चुकाएगा नहीं, तो इसका मतलब कि सामान उसका नहीं है और ट्रांजिट में मेरे पास टेम्प्रोरी रखा हुआ, तो मैं उसको लेकर रख नहीं लूँगा, वो सामान उसी का हो जाएगा जो कि इंस्टॉलमेंट हुआ है उसका, क्योंकि ऑलरेडी जो सामान ले लिया आपके पास रिपेयर के लिए, रीपैकिंग के लिए भेजा था। लास्ट प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं हम, 2013 में आया हुआ, तो आपका सामान वो नहीं हो जाएगा, सामान वो इंस्टॉलमेंट पर्सन का ही रहेगा। नेक्स्ट है द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज his right of stoppage of goods in transit where the buyer become insolvent. Unpaid seller can exercise his right of stoppage of goods in transit where the buyer become insolvent. लेकिन अनपेड सोल्डर है, यदि पेड है तो उसका हो गया, और प्रोमिस टू पेड है तब भी उसका हो गया, लेकिन पे नहीं किया है, पे करना था पूरा, पे नहीं किया है तो उसका नहीं हो जाएगा। प्रोमिस टू पे है तो उसको इंसॉल्वेंट हो गया तो समय का वेट करना है, ठीक है। The registration of partnership firm with the registrar of company is optional. Registration of partnership firm with the registrar of company is optional है, लेकिन कंपनी में कंपलसरी है। कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ ए पार्टनर, तो राइट टू रिसीव रिन्यूमरेशन है ना, ये राइट नहीं है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके होगा, भाई जो ड्यूटी करेगा वो पैसा तो लेगा, अब जो डोरमेंट है, जो स्लीपिंग पार्टनर है, वो क्यों पैसा लेगा। तो राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, तो ये राइट है। राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट ऑफ बुक को देखेगा, ये भी राइट है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का। उसके बाद राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, ये भी राइट है। राइट टू रिसीव रिन्यूमरेशन, ये आपस में तय कर लो, जो ड्यूटी करेगा वो पैसा लेगा, क्योंकि सर्वेंट रखोगे वो भी पैसा लेगा और वो सत्यानाश करके जाएगा, इसलिए खुद ही ड्यूटी करोगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेशल फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी, तो इट शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल, तो ये क्या है, नहीं है, इसके शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। यदि पब्लिक कंपनी है तो इसके शेयर स्टॉक मार्केट में बेचे और खरीदे जा सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, यदि दो व्यक्ति का शेयर 51% या इससे अधिक हो किसी भी कंपनी में, प्राइवेट पब्लिक कंपनी बोलते हैं। एक व्यक्ति का शेयर 51% या उससे अधिक हो तो प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। गवर्नमेंट का शेयर उसमें 51% या अधिक हो तो उसे गवर्नमेंट शेयर कहते हैं। तो बोलता है पब्लिक शेयर कंपनी है तो उसके शेयर है जो बेचा जा सकता है, इसमें नहीं बेचा जा सकता है बोला तो ये गलत है। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, किसका, पब्लिक कंपनी का, तो सही है। कौन सा गलत है ऑप्शन देना था, तो गलत ऑप्शन है कि शेयर आर नॉन ट्रांसफरेबल, ये गलत ऑप्शन, बाकी सही है कि इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, यह सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सन है और वो खरीद सकता है, कोई सामान बेच सकता है, बेच सकता है, कोई भी केस कर सकता है, किसी के कोई भी उसके ऊपर केस कर सकता है, एक पर्सन की तरह। वो खाली जिंदा व्यक्ति नहीं है, सांस नहीं ले सकता, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता, जीवित नहीं, चल सकता, फिर सकता है,
नहीं, मतलब आदमी की तरह व्यवहार नहीं करेगा, बाकी वह आदमी ही है, लीगल आदमी, लीगल पर्सन है। उसके बाद इट है जो परपेचुअल सक्सेशन, यह सही है, क्योंकि उसके जो भी मालिक हैं उनका पुत्र मालिक होगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो उसका ओनर हो जाएगा। इट हैज ए कॉमन सील एंड सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील होगा, ठीक सही है, सेपरेट प्रॉपर्टी होगा, सही है। मीनिंग ऑफ द टर्म कैविएट एम्प्टर इज, मीनिंग ऑफ द टर्म कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है कि लेट द बायर बी अवेयर, बायर सावधान रहो, गलत सामान जानबूझ के मत खरीदो और फिर बाद में कोर्ट में घूमता फिरो, तो इसको बोलते हैं कैविएट एम्प्टर, बायर बी अवेयर, बायर सावधान। और कैविएट वेंडिटर मतलब अब विक्रेता सावधान, मतलब विक्रेता जानबूझ के किसी को गलत सामान मत दो, कोर्ट में बाद में चक्कर काटते रहो। तो मैगजीम है, मैगजीम का मीनिंग है कैविएट एम्प्टर, बायर सावधान, कैविएट वेंडिटर विक्रेता सावधान। नेक्स्ट, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लायन ओवर द गुड्स फॉर प्राइस ऑफ गुड्स। जो अनपेड सेलर है वह प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकता है, अपने अधिकार रख सकता है, जितना अनपेड है उस प्रॉपर्टी को वो अपने पास रख लेगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेक्स स्पेसिफिक मेंशन ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो स्पेसिफिक मेंशन करता 3 इंस्ट्रूमेंट, नेमली चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक है एक है चेक, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा प्रोमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 इंस्ट्रूमेंट को डील करता है, एक है चेक, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है प्रोमिसरी नोट, है ना। और मीन्स ये क्या है, स्पेशली मेंशन 3 इंस्ट्रूमेंट, बाकी हुंडी डील करता है लेकिन स्पेसिफिकली मतलब विशेष करके मेंशन नहीं है एनआई एक्ट में। बैंक ड्राफ्ट वो भी डील करता है लेकिन मेंशन नहीं है, वहाँ पर डील करेगा। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ए पार्टनर में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो इंसेनिटी ऑफ पार्टनर, तो डिसोल्यूशन, दूसरा पार्टी जो सही है बोले डिजॉल्व कर दिया जाए, एक पार्टनर पागल हो गया क्या करें। मिसकंडक्ट ऑफ ए पार्टनर, तो दूसरा पार्टी बोल सकता है इसको डिजॉल्व करने के लिए। परपेचुअल लॉसेज इन बिजनेस, हमेशा लॉस ही घाटा ही हो रहा है लगातार, तो उसको क्या होगा कि पार्टनर बोल सकता है कि इसको डिजॉल्व कर दिया जाए फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। नेक्स्ट, एज ए गार्जियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज ए गार्जियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ए कोर्ट वाज कंस्टिट्यूटेड विच वाज कॉल्ड फेडरल कोर्ट। अच्छा, फेडरल कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, इंडिया में जो भी फेडरल कोर्ट बने थे वो हाई कोर्ट का स्टेटस था। सुप्रीम कोर्ट होगा प्रिवी काउंसिल, हाँ, या समटाइम यदि ब्रिटिश उसमें इन्वॉल्व है तो हाउस ऑफ लॉर्ड, और दोनों इंडियन हैं तो प्रिवी काउंसिल। The Mountbatten plan led to enactment. The Mountbatten plan led to enactment of the Indian Independence Act 1947, है ना। माउंटबेटन प्लान के तहत ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया गया। डेलीगेटस नन प्रोटेस्ट, डेलीगेरे मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि ये डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर। देखो ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये कि डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरे मीन्स ये डेलीगेट ही है जो खुद उसको पावर किसी गवर्नमेंट ने दिया है और वो दोबारा किसी को पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। डेलीगेटी कैन नॉट ट्रांसफर फर्दर हिज पावर। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अप्लीकेबल because not fully applicable because executive is responsible to legislature, executive क्या है, legislatures के प्रति responsible है। है ना, एग्जीक्यूटिव इंडिया में भी लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो दोनों एक ही हैं, इसलिए दिक्कत होता है। एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चलता है और लेजिस्लेचर में भी, पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही चलता है, इसलिए यहाँ दिक्कत है।
नेक्स्ट, केस ऑफ उन्नीकृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश deals with which of the following rights? The right to education. The case of Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh deals with which of the following rights? The right to education. ठीक है, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में बोला था राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2007 में लाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2007 में लाया गया है। Under which article of the Constitution a distinguished jurist can be appointed a judge of the Supreme Court? The article 124 में दिया है। Under which article the Constitution of the Constitution a distinguished jurist can be appointed a judge of the Supreme Court? The article 124 में दिया गया कि बहुत बड़ा कानून का विद्वान है, उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। The case of a state of Bihar versus कामेश्वर सिंह is related with which of the following doctrine? तो इसमें कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, है ना। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है? मतलब जैसे अपराध को बढ़ावा देना, घूस खूब खाना है, चारा घोटाला, किसी चीज़ को घोटाला को में जो नेता फंसे उसको बचाना है, तो क्या कर देंगे कि भाई जो उन पर किसी नेता पर केस हो गया तो उसके आधार पर वो नेता एमपी मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उनका पोस्ट बर्खास्त नहीं होगा। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है कि 2 साल में से अधिक का जिसको सजा होगा तो वो एमपी एमएलए वो बना नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उसको ढक दिया। तो ये हो गया कलरेबल लेजिस्लेशन, मतलब कान एक हाथ से नहीं तो सीधा सीधी नहीं पकड़ के घुमा के ऐसे कान पकड़ना, इसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। Entry 97 of the Union List of the Constitution deals with reserved power. Entry of 97 of Union List of the Constitution deals with reserved power, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 312 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताता है। उसके बाद अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही भारत के संविधान का लगभग आप बोल सकते हैं 70% हिस्सा और जैसे के तैसे उठा के रख दिया गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हाउ मेनी गवर्नर्स प्रोविंसेज एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्रिटिश इंडिया? तो गवर्नर प्रोविंसेज 11 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज थे 7, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हाउ मेनी गवर्नर प्रोविंसेज तो 11 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेज 7 कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया बनाए गए थे, है ना। 11 थे गवर्नर के प्रोविंस और 7 थे चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेज और कुछ क्या थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रोविंसेज भी थे, जैसे पंजाब वगैरह हो गया। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ द 1911 एंड 1948 हैज मेड द हाउस ऑफ लॉर्ड पावरलेस। पावरफुल कौन है? हाउस ऑफ कॉमन। कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ कर लो। हाउस ऑफ कॉमन ले सकते हो लोकसभा के बराबर और अमेरिका में सीनेट के बराबर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ले सकते हो राज्यसभा के बराबर, दांत विहीन, मनी बिल में कोई पावर नहीं। और अमेरिका में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कंपेयर कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश एनी पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज इज क्वासी जुडिशियल। पार्लियामेंट का पनिश करेगा ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, तो क्वासी जुडिशियल नेचर हुआ। आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड पे है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 304 है ना। अंडर आर्टिकल 304 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेट कैन इम्पोज टैक्स
ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड जाता है तो बॉर्डर पर ही टैक्स ले लेते हैं। और यह कहता है आर्टिकल विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये कहता है 304 आर्टिकल। रिट ऑफ क्वो वारंटो इज रिलेटेड टू इलीगल होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, क्वो वारंटो इशू करते हैं। इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन तो हिबियस कॉर्पस, वांट ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट तो सर्चरारी, ये सर्चरारी है ना। मंडूमस तो मंडूमस परफॉर्म द ड्यूटी, है ना, बाय मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट। को वारंटो तो इलीगल होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, तो को वारंटो रिट इशू किया जाता है। प्रोविजन कोई चीज़ मना करना। नेक्स्ट, which out of the following cases not constituted basic structure of constitution, तो ये राइट टू स्पीडी ट्रायल है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। राइट टू इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन नॉट बी अमेंडेड। राइट टू सेकेंडरिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन नॉट बी अमेंडेड। राइट टू जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन नॉट बी अमेंडेड। और राइट टू जुडिशियल रेमेडी जो है रिव्यू है, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियरी है पावर टू रिव्यू, मतलब फंडामेंटल एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड टू इन्फ्रिंज या अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, टू इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट, रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट, एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट इज वाइड, तो इसी से ले गया है जुडिशियरी व्यू, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड मीन्स ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड मीन्स ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी क्या था? कानून का विद्वान, जिसे जूरिस्ट कहते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ टॉर्टियस एंड कंट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। आर्टिकल 329 of the Constitution deal with delimitation of electoral constituencies. The custom, usage and traditions in British Constitution are known as Convention of the Constitution. The two houses of British Parliament are House of Commons and House of Lords. The Automobile Limited versus State of Rajasthan is a case related to freedom of trade, commerce and intercourse. Intercourse means कहीं भी आने जाने की freedom. The concurrent list of the Constitution has क्या? Concurrent list of the Constitution has कितना एंट्री है? तो 97 यूनियन लिस्ट में है और 97 एंट्रीज यूनियन लिस्ट में है, 47 इंट्रीज कंकरेंट लिस्ट में, 66 इंट्रीज स्टेट लिस्ट में। मतलब 97 सब्जेक्ट पर यूनियन लिस्ट क्या कर सकता है? ला बना सकता है। स्टेट 66 सब्जेक्ट पे बना सकता है। 47 सब्जेक्ट पे कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ला बना सकता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ला बनाने का अधिकार है। तो बोला कंकरेंट लिस्ट में कितने इंट्रीज हैं? तो 47 सब्जेक्ट हैं या इंट्री हैं। जिस तरह से दोस्तों हम 2009 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार जुडिशरी के देख चुके और वो समाप्त हो गया। और आप देखें कि 40% जस के तस रख दिया गया है ना, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को। थैंक यू दोस्तों, बाय।